हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो ये अस्थमा का सेकेंड पार्ट है और पिछले पार्ट में हमने जाना था अस्थमा के बारे में, उसके एटियोलॉजी के बारे में, रिस्क फैक्टर के बारे में, किस किस कारण से अस्थमा होते हैं और उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो आज के क्लास में हम उसके आगे के बारे में जानेंगे कि अस्थमा का और कौन कौन से कंडीशन होते हैं या और कौन कौन से पार्ट हैं उसके। तो चलते हैं हम लोग। इसका आगे का पार्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अस्थमा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम। साइन जो हम देख के बता दें, जो उसके चेहरे पर दिख रहा हो। ओके, सिम्टम जब हम उसे पूछें कि उसको क्या हो रहा है, चाहे वो दर्द हो रहा है, चाहे उसे खांसी हो रहा है, चाहे उसे जुकाम हो रहा है, जो भी हो रहा है वो बताएगा तो वो उसका सिम्टम्स होगा। सिंपली बात है। तो देखते हैं अस्थमा में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम दिखते हैं। तो फर्स्ट होता है कफिंग। कफिंग या तो दिन में होगा, या तो रात में होगा, या तो एक्सरसाइज करते समय होगा। तो ये कफिंग जो है अस्थमा में भी होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विजिंग। तो विजिंग क्यों होगा? क्योंकि जो एयरवे है, एयरवे में क्या हो गया है? नैरो हो गया है और वहां पे म्यूकस भी जमा हो गया है, जिस कारण से जो उसका एयरवे है, जो उसका ल्यूमेन है, वो सकड़ा हो गया, जिस कारण से विजिंग का साउंड आएगा। ओके, नेक्स्ट है चेस्ट टाइटनेस। तो चेस्ट टाइटनेस क्यों लगेगा? क्योंकि सिंपल सा समझो, ल्यूमेन जो है, जो एयरवे का ल्यूमेन है, वो सकड़ा हो गया है, वो छोटा हो गया है क्योंकि वहां पे म्यूकस जम गया है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन का फ्लो सही से नहीं जा पाएगा बॉडी में। अगर ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में सही से नहीं जा पाएगा तो चेस्ट क्या लगेगा? वो भारी सा लगेगा, क्योंकि मसल्स में सही से ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं जा रहा है। तो इस कारण से भी चेस्ट टाइटनेस होगा। ओके, और नेक्स्ट सिम्टम्स होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो होगा ही। अब मानो कि जो एयरवे है वही सकड़ा हो गया है, उसमें सही से हवा नहीं जा पा रहा है, तो ऑक्सीजन का कमी होगा। तो जो पेशेंट होता है, जो अस्थमा का पेशेंट होता है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब क्या होगा? मतलब वो सांस लेगा बट उसको लगेगा कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो लगातार बार बार सांस लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, वो सांस नहीं ले पाता है सही से। नेक्स्ट होता है म्यूकस प्रोडक्शन। तो हम लोग पढ़े ही थे, जब भी अस्थमा का पेशेंट होगा उसमें म्यूकस बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा, तो वो स्पुटम के रूप में भी निकलेगा, या तो जो एयरवे है वहां पे पूरी तरीके से जो है म्यूकस जमा हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट होता है फैटिग। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पा रहा है, एयरवे से वो सांस नहीं ले पा रहा है, शरीर में ऑक्सीजन का कमी हो गया है, तो थकान तो होगा ही। तो फैटिग होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है फीवर। तो यहाँ पे पेशेंट को जो है लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग जो है बुखार देखने को मिलता है। ओके, फिर सेंट्रल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस में क्या होता है? जो लिप्स है और टंग है ये ब्लू हो जाते हैं। ये कुछ कुछ रेयर केस में जो है तुमको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है नेजल फ्लेयरिंग। तो नेजल फ्लेयरिंग क्या होता है? जो नाक का छेद है वो चौड़ा हो जाता है, वो वाइड हो जाता है, जिसके कारण से ब्रीदिंग लेने में परेशानी होती है। और नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट होता है डायफोरेसिस। डायफोरेसिस क्यों हो रहा है? डायफोरेसिस का मतलब होता है पसीना आना। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर स्वेट आ रहा है, अगर पसीना आ रहा है, उसे डायफोरेसिस कहते हैं। ये दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। और पसीना आ क्यों रहा है? क्योंकि बॉडी जो है सही से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, जिस कारण से बॉडी में फैटिग हो रहा है, बॉडी में थकान हो रहा है, जिस कारण से पसीना आना कॉमन सी बात है। फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट होता है मेंटल कंफ्यूजन। तो मेंटल कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ब्रेन में भी ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इस कारण से मेंटल कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट है एक्सट्रीम एंजाइटी। एंजाइटी का भी वजह क्या हो सकता है? ऑक्सीजन ही। ऑक्सीजन कम जा रहा है बॉडी में, जिसके कारण से जो है क्या होगा? एक्सट्रीम एंजाइटी होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अब मान लो रेस्पिरेटरी अरेस्ट तो होना ही है, क्योंकि बॉडी में सही से ऑक्सीजन नहीं जा रहा है और भी जो है एयरवे वहां पे जाम पड़ा हुआ है या म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, जिस कारण से क्या होगा? अगर उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है सही तरीके से, तो सिंपल सी बात है उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, सही से सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, लंग्स फेल कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्टेटस अस्थमैटिकस। स्टेटस अस्थमैटिकस क्या होता है? ये एक तरह का अस्थमा अटैक है। ये पेशेंट को जो है बहुत ही सीवियर कंडीशन जब हो जाता है अस्थमा का, तभी आते हैं। इसमें क्या है कि पेशेंट बार बार सांस नहीं ले पाता है। ठीक है, अगर इसको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये बहुत ही खराब कंडीशन में जा सकता है। ओके, तो इसमें पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करवाना चाहिए
और सही से ट्रीटमेंट देना चाहिए। ओके, अगर नहीं करवाया गया तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तो ये था हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ अस्थमा। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से हम लोग जान पाते हैं कि पेशेंट को कौन सा डिजीज हुआ है, कौन सा पार्टिकुलर एलर्जेन से या कौन सा पार्टिकुलर पैथोजन से डिजीज हुआ है। तो इसमें अलग अलग टेक्निक होता है जिसके वजह से हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं डिजीज को। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इवैल्यूएशन होता है वो है हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन में जो है हम लोग पेशेंट से पूछते हैं कि उसे कौन सा सिम्टम्स दिख रहा है, या उसको कफिंग हो रहा है, विजिंग हो रहा है, या चेस्ट टाइटनेस हो रहा है। तो उसके आधार से हम लोग पता लगा पाते हैं कि वो उसको अस्थमा हुआ है। ओके, और नेक्स्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से हम लोग पता लगा पाते हैं क्या उसको अस्थमा का सिम्टम है या नहीं है। तो इसमें हम लोग मेनली फोकस करते हैं चेस्ट पे। नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो इसको हम लोग जो है एस्पायरोमेट्री भी कहते हैं। तो एस्पायरोमेट्री में क्या होता है, एक एस्पायरोमीटर होता है जो एक डिवाइस होता है, उसमें 3 तरह के बल्ब होते हैं और उसमें पर्सन को जो है कस के एक्सहेल करने को बोला जाता है। ठीक है, तो एस्पायरोमेट्री टेस्ट से हम लोग जान पाते हैं कि जो पेशेंट है वो कितना अमाउंट में एयर को एक्सहेल कर पा रहा है, और इससे ये भी पता चलता है कि जो एयरवे है वो कितना ज्यादा नेरो हुआ है या उसमें कितना ज्यादा म्यूकस जो है सेक्रेट हुआ है। नेक्स्ट है एलर्जिक टेस्टिंग। तो एलर्जिक टेस्टिंग एक ऐसा टेस्ट है जिसको खासकर एलर्जिक स्पेशलिस्ट ही करता है। इसमें जो है पेशेंट को अलग अलग तरह के एलर्जेन जो है बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। अगर ब्लड टेस्ट करने के बाद इम्यूनोग्लोबिन ई जो है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो समझा जाता है कि पेशेंट को जो है उस एलर्जन से एलर्जी है। तो पेशेंट को एडवाइस दिया जाता है कि कोशिश करो उस एलर्जन से दूर रहा करे। नेक्स्ट इवैल्यूएशन जो होता है वो है इमेजिंग स्टडीज। ओके, तो इमेजिंग स्टडी में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो स्क्रीन करता है मेडिकल प्रॉब्लम को और डिजीज को डायग्नोस करता है, उसके अभी के कंडीशन और पास्ट के कंडीशन को देखकर और उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट देता है। ठीक है, तो ये होता है इमेजिंग स्टडी के बारे में। और नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है एबीजी, जिसको कहते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस। तो एबीजी टेस्टिंग जो होता है उसमें हम लोग पेशेंट के आर्टरी का ब्लड लेते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि उसका पीएच कितना है, उसमें O2 और CO2 का मात्रा कितना है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक जो होता है वो होता है पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री में हम लोग ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखते हैं बॉडी का। उसमें एक डिवाइस आता है जिसको उंगली में लगा दिया जाता है। ठीक है, और उससे हम लोग जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखते हैं कि बॉडी में कितना ऑक्सीजन का मात्रा है। नेक्स्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या होता है, जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसका एयरवे इन्फ्लेम्ड होता है। तो अगर अस्थमा का पेशेंट है तो जो वो एयर को एक्सहेल करेगा उसमें जो है नाइट्रस ऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होगा। तो हम लोग जो है उसका एक्सहेल एयर को टेस्ट करते हैं। अगर उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है तो समझ जाते हैं कि उसको अस्थमा हुआ है या उसका एयरवे में इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो नेक्स्ट होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट, सीबीसी। सीबीसी में क्या होता है, हम लोग जो है ब्लड के सारे सेल्स को गणना करते हैं। हम लोग सारे सेल्स को देखते हैं कि उस सेल का मात्रा ब्लड में कितना है, और इससे हम लोग पता लगा पाते हैं कि क्या उसके शरीर में जो है या तो इसिनोफिल का कमी है या कोई अन्य जो सेल है उसका कमी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर क्या होता है, जो हमारा स्पूटम होता है उसको टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि क्या उसमें कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि जरूरी नहीं है पेशेंट को अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं वो अस्थमा का ही हो सकता है वो किसी और इन्फेक्शन का पार्ट हो और कोई और इन्फेक्शन जो है उस डिजीज के सिम्टम को कॉज कर रहा हो। तो इससे हम लोग अच्छे से पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो है एक्सरे। तो जैसा हमने बोला कि हो सकता है कि जो सिम्टम्स हो रहे हैं पेशेंट को अस्थमा का लक्षण, वो हो सकता है कोई और डिजीज का हो, इसलिए हम लोग चेस्ट एक्सरे करके पता लगा लेते हैं कि क्या वो जो है अस्थमा का ही पेशेंट है या कोई और डिजीज जो है उसको हुआ है। नेक्स्ट होता है मीथोकोलाइन चैलेंज टेस्ट। ओके, तो इस टेस्ट में क्या होता है, जो पेशेंट है उसको मेथाकोलाइन को इनहेल करवाया जाता है। अगर मेथाकोलाइन को इनहेल करवाते ही उसको एलर्जी होता है तो समझ जाते हैं कि पेशेंट को मेथाकोलाइन एलर्जी है। तो हम अस्थमा के सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में जान गए हैं। और भी कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, बट इतना ज्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें और पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा पार्ट है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। तो यहाँ पे हम लोग 2 तरह के मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एक है मेडिकल मैनेजमेंट, एक है नर्सिंग मैनेजमेंट।
ठीक है। तो मेनली यहाँ पे हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट वो टेक्निक है, वो तरीका है जिससे कोई भी डिजीज का पेशेंट हो, अगर उसके उस डिजीज के सिम्टम्स को अगर हम कम करवा पाते हैं, अगर उस सिम्टम्स को हम रिलीफ दिलवा पाते हैं, तो वो जो है वो मैनेजमेंट कहलाता है। तो ठीक है, मेनली हम लोग यहाँ पे दो तरह के मैनेजमेंट देखेंगे, जो है फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट एंड सेकेंड है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में जो है हम लोग क्या देखेंगे, मेडिकेशन के बारे में। तो यहाँ दो तरह के मेडिकेशन होता है, फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म मेडिकेशन और सेकेंड होता है क्विक रिलीफ मेडिकेशन। तो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन वैसे पेशेंट को दिया जाएगा जिसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे ठीक करने के लेवल पे। अगर हम लोग पेशेंट को ठीक करना हो अस्थमा को, या हम लोग आराम से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे हम लोग लॉन्ग टर्म मेडिकेशन का यूज करेंगे। लेकिन क्विक रिलीफ मेडिकेशन जो है वो उस पेशेंट को दिया जाता है जिसको इंस्टेंटली चाहिए। अगर उसको अस्थमा अटैक आया हो या किसी अलग तरह का जो है प्रॉब्लम हुआ हो, तो उसको क्विक रिलीफ मेडिकेशन ही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से मेडिकेशन होते हैं और किस तरह का मेडिकेशन इसको पेशेंट को दिया जाता है। तो सबसे पहले जो है लॉन्ग टर्म मेडिकेशन देखते हैं और देखते हैं इसमें से कौन कौन सा मेडिकेशन आता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट मेडिसिन है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो जो अस्थमा होता है उसमें हम लोग मेडिसिन को खास करके जो है इनहेलर के रूप में दिया जाता है, क्योंकि जो मेडिसिन है उसको एयरवे तक पहुंचाना होता है। अगर हम लोग मेडिसिन को इनहेलर के रूप में लिया जाए तो मेडिसिन जो है बहुत आसानी से एयरवे तक पहुंच पाती है। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, जो हमारा एयरवे जो कि वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया है या स्वेलिंग हो गया है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो इसमें कुछ मेडिसिन है जैसे कि फ्लूटिकाजोन, प्रोपायोनेट, बुडेसोनाइड एंड बेक्लोमेथाजोन। तो ये सारा मेडिसिन जो है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में दिया जाता है। अगर हम सेकेंड मेडिसिन का बात करें तो वो होता है लिकोट्रिन मॉडिफायर। तो लिकोट्रिन मॉडिफायर का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना और जो स्वेलिंग है उसको भी रिड्यूस करना। इसमें दो तरह का मेडिसिन दिया गया है, मोन्टेलुकास्ट एंड जाफिरोलुकास्ट। और भी अदर मेडिसिन होता है, परंतु हमें इतना ही जानना है। ओके, अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन का बात करें तो वो होता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जिसको हम लोग लाबा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, एयरवे में जो स्मूथ मसल्स होता है जो कि कंस्ट्रिक्ट हो गया है, वो इसको जो है नॉर्मल करने का काम करता है। एक्चुअली में इसका काम होता है ब्रोंकोडायलेटर के तरह। ठीक है, तो ये हमारा एयरवे के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाएगा, जिससे जो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो हो रही है पेशेंट को वो नॉर्मल हो जाएगा। इसमें कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि फॉर्मोटिरोल, साल्मेटिरोल। नेक्स्ट अगर लॉन्ग टर्म मेडिकेशन का देखें तो वो होता है कॉम्बिनेशन इनहेलर। कॉम्बिनेशन इनहेलर क्या होता है, इसमें दो तरह का मेडिसिन होता है जिसको कंबाइन करके जो है दिया जाता है। इसमें फर्स्ट होता है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड और सेकेंड होता है बीटा एगोनिस्ट। तो इस दोनों मेडिसिन को मिक्स करके जो है पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्विक रिलीफ मेडिकेशन। तो क्विक रिलीफ मेडिकेशन किसको दिया जाएगा, जिस पेशेंट को इंस्टेंटली मेडिकेशन का जरूरत होता है। तो इसमें फर्स्ट आता है शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट साबा। इसका भी काम जो है सेम होता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के तरह ही। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो हमारा एयरवे का जो स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स करना। ठीक है, जिससे जो है हमारा ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो है कम हो पाएगा, परंतु ये इंस्टेंट दिया जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे एल्बोटिरोल हो गया, लेवाल्ब्यूटिरोल हो गया। ओके, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट होता है एंटीकोलिनर्जिक। तो एंटीकोलिनर्जिक का काम क्या होता है, ये भी एक तरह का ब्रोंकोडायलेटर होता है जो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिसका एग्जांपल है एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके, और भी सारे एग्जांपल होते हैं, परंतु एक एग्जांपल रखो याद में। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन का बात करें तो वो होता है ओरल एंड इंट्रावेनस कोर्टिकोस्टेरॉइड। ये एक क्विक रिलीफ मेडिकेशन है जो पेशेंट को दिया जाता है अस्थमा के टाइम पे। ओके, इसका एग्जांपल हो जाता है प्रेडनिसिलोन, मिथाइल प्रेडनिसिलोन। ओके, और बात करते हैं जब मेडिसिन काम नहीं करे तो। अगर ये सारा मेडिसिन भी अगर पेशेंट पे काम नहीं कर रहा है तो कुछ सर्जिकल प्रोसेस भी होते हैं जिससे जो है हमें अस्थमा का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। तो ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी जो है एक प्रोसेस है जिसमें जो है अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है, जिससे जो है अस्थमा में आराम मिलता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ये जानते हैं। यहाँ पे एक थिन ट्यूब होता है जो नोज के माध्यम से या माउथ के माध्यम से जो है एयरवे तक ले जाया जाता है। ठीक है, और एयरवे तक ले जाने के बाद जो है उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद जो वहां का जो मसल्स है, वहां का जो स्मूथ मसल्स है,
उसमें जो कॉन्टेक्ट हो चुका था वो हीट के माध्यम से जो है उसको नॉर्मल पोजीशन में ला जाता है। ठीक है, अगर वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, जो विजिंग हो रहा है, वो सारा नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा था मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, अलग अलग टाइप के मेडिसिन देखे थे, उसका क्या वर्क होता है, उसका क्या एग्जाम्पल होता है। तो आप सभी मेडिसिन को दिमाग में रख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस सारा लेक्चर का नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। तो जो नर्स है वो अस्थमा के पेशेंट को कौन कौन सा मैनेजमेंट देगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रोवाइड ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड, एग्जांपल ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीकोलिनर्जिक, लिकोट्रिन, एंटागोनिस्ट, मिथाइल बार्थिन एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। तो जो डॉक्टर जो है जो मेडिसिन जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है, उस सारे मेडिसिन को जो है पेशेंट को सही तरीके से हमें देना है। ठीक है, उसी में सेकेंड आता है नेबुलाइज द पेशेंट विद एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। जो पेशेंट है उसको नेबुलाइज करना है नेबुलाइजर से, उसमें जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है यूज होता है, जिसका एग्जांपल है आइप्राट्रोपिन ब्रोमाइड। ओके, अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो यहाँ पे दिया गया है प्रोवाइड म्यूकोलाइटिक टू फैसिलिटेट थिक स्पुटम टू एक्सपेल आईटी। तो हमें जो है म्यूकोलाइटिक का यूज करना है, क्योंकि जो पेशेंट है उसका जो एयर वे है वहां पे स्पुटम जो है बहुत ज्यादा जमा हो गया है। तो हम लोग अगर म्यूकोलाइटिक का यूज करेंगे तो जितना भी स्पुटम है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉनिटर एबीजी पल्स ऑक्सीमेट्री टू डिटेक्ट हाइपोक्सिया। तो पल्स ऑक्सीमीटर से जो है पेशेंट का जो है हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहना है, या उसका जो है एबीजी क्या होता है आर्टेरियल ब्लड गेज जो है उसको मॉनिटर करना है और पता लगाना है कि जो ब्लड है उसका पीएच क्या है, या और भी क्या क्या जो है सिम्टम शो कर रहा है। नेक्स्ट है एलिवेट हेड ऑफ वेट, चेंज पोजीशन रेगुलरली, प्रोवाइड फॉलोअर्स और सेमी फॉलोअर्स पोजीशन टू एक्सपेंड लंग प्रॉपर्ली एंड रिलीव डेस्पनिया। तो जो पेशेंट है जिस पोजीशन पर सोया हुआ है उसका पोजीशन जो है चेंज करना है, उसका हेड को जो है अप करना है। यहाँ पे दो तरह का पोजीशन बोला गया है, फर्स्ट है सेमी फॉलोअर्स पोजीशन और सेकंड है फॉलोअर्स पोजीशन। तो सेमी फॉलोअर्स पोजीशन क्या होता है, जब पेशेंट को जो है 45 डिग्री के एंगल पे सुला दिया जाता है तो वो जो है सेमी फॉलोअर्स पोजीशन होता है, और जब पेशेंट को 90 डिग्री के एंगल पे बैठाया जाता है तो उसे हम लोग फॉलोअर्स पोजीशन कहते हैं। तो इस दोनों पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट जो है सही तरीके से सांस ले पाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो डेस्पनिया जैसा जो है सिम्टम शो कर रहा है वो उससे रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक का बात करें तो टीच द टेक्निक टू यूज इनहेलर एंड टाइम व्हेन दे आर यूज्ड टू डिक्रीज सिम्टम। ठीक है, तो पेशेंट को हमें सही तरीके से इनहेलर लेने के लिए सिखाना चाहिए कि किस समय पे इनहेलर लेना है और उसको जो है कितना पफ लेना है। पफ मतलब हम लोग दाबते हैं तो वहां से इनहेलर से 1 पफ निकलता है। ठीक है, 1 डोज को कहते हैं 1 पफ। ठीक है, तो कितना डोज लेना है और इनहेलर को किस तरह से क्लीन करना है, तो ये सारा चीज जो है हमें पेशेंट को सिखाना है। ये सब क्या होता है, ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, हम लोग पहले देखे थे, एक क्या देखे थे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जहां पे अलग अलग हेल्थ वर्कर जो है डिजीज को टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि इसको कौन सा डिजीज हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग नर्सिंग जो है वो डायग्नोस करेगा और पता लगाएगा कि अभी कौन कौन सा सिम्टम चल रहा है, या अभी कौन कौन सा सिम्टम जो है पेशेंट में आ रहा है और जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, जहां पे इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेक्रेशन हो गया है और थिक म्यूकस हो गया है। तो यहाँ पे पेशेंट को जो है एयरवे में जो है बहुत ज्यादा सेक्रेशन हो गया है या बहुत ज्यादा थिक म्यूकस हो गया है, जिसके वजह से जो है वो सांस नहीं ले पा रहा है। ठीक है, उसका इनइफेक्टिव एयरवे है। ओके, सेकेंड पॉइंट है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू अल्टर्ड O2 सप्लाई। ठीक है, जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे बाय सेक्रेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, एयर ट्रैपिंग एंड एल्वेओलाई डिस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एयरवे है वहां पे गैस एक्सचेंज सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो है वहां पे ब्रोंकोस्पाज्म हो गया है, एयर ट्रैप हो रहा है या एल्वेओलाई का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। थर्ड पॉइंट का बात करें तो यहाँ पे कह रहा है इनबैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ओके, रिलेटेड टू स्पुटम प्रोडक्शन, डिस्पनिया एंड एनोरेक्सिया। तो जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है जो न्यूट्रिशन को, उस तरह का न्यूट्रिशन जो है बॉडी में नहीं जा पा रहा है या पेशेंट नहीं ले रहा है, जिसके कारण से है स्पुटम का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, डिस्पनिया सही से सांस नहीं ले पा रहा है, और एनोरेक्सिया
एनोरेक्सिया क्या होता है? डाइजेशन सही से नहीं होना, उसको एनोरेक्सिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ट्रीटमेंट एंड अदर सेल्फ केयर नीड्स। तो जो पेशेंट है उसको इस डिजीज के बारे में सही नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानता है यहाँ पे क्या क्या करना होता है, कौन कौन से जो है हमें परहेज रखने होते हैं, वो ये सब नहीं जानता है, तो पेशेंट को जो है नॉलेज का डेफिसिट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। जो डिजीज प्रोसेस चल रहा है उसके वजह से पेशेंट जो है एंजाइटी में है, वो टेंशन में है कि क्या होगा, कैसे ठीक होगा, हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस तरह के लेके उसे एंजाइटी है। तो ये सारा जो है डायग्नोसिस होता है एक नर्स के द्वारा, जिसे हम लोग लिखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा। जब अस्थमा हो गया है तो हमें क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। तो जो हम जहां रह रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम किस किस एलर्जन के बीच में रह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले करना होगा कि इन्वायरमेंट को चेंज कर देना होगा, ताकि जो एलर्जन जो है आ रहा है उससे हम बच सके। नेक्स्ट है एलर्जन कंट्रोल। हमें यह पता लगाना चाहिए कि किस एलर्जन से जो है हमें तकलीफ होती है, किस एलर्जन से जो है ट्रिगर होता है हमारा एलर्जी, तो हमें उस एलर्जी से दूर रहना है। जिस एलर्जी से हमें परेशानी होती है हम कोशिश करेंगे कि हम उस एलर्जी से दूर रहें। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्मोकिंग सेसेशन। जो हम लोग जो है अगर स्मोकिंग कर रहे हैं या तो सिगरेट ले रहे हैं, बीड़ी ले रहे हैं, जिस भी तरह का स्मोकिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसे रोकना होगा। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। अस्थमा के रिलेटेड जो भी इम्यूनाइजेशन होता है उसे हम लोग को ले लेना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा रोल करता है प्रिवेंशन में। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो अस्थमा के लिए सबसे बड़ी चीज होती है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। हमें जो लाइफ स्टाइल है, या तो सुबह सुबह अगर मान लेते हैं कि सुबह का जो ठंड होता है वो एलर्जन कॉज करता है किसी अस्थमा पेशेंट को, तो वो सुबह में टहलने के लिए ना जाए, या तो जो भी पार्टिकुलर एलर्जन से उसे जो एलर्जी हो रही है उससे दूर रहा जाए। ठीक है, तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। जब बहुत सारे ऑक्यूपेशनल काम होते थे जहां पे उस ऑक्यूपेशन पे जो है एलर्जेंस होता था, वो क्रिएट करता था एलर्जी किसी पार्टिकुलर पेशेंट को, तो कोशिश करना है कि उस काम को छोड़ दिया जाए या उस काम को बदल दिया जाए। तो यही सब सारा रीजन जो होता है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो एजुकेशन अवेयरनेस में क्या है, जो पेशेंट है उसको पता होना चाहिए कि अस्थमा क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस तरह से बचना है, किस तरीके से जो है उसका बचाव करना है। तो ये सारा एजुकेशन लेना चाहिए पेशेंट को, और उसका अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा अस्थमा होता है जो किससे ट्रिगर होता है, जो पेट्स होता है, बिल्ली पालता है, कुत्ता पालता है, उसके जो फर होते हैं उससे भी जो है अस्थमा का ट्रिगर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज से भी दूरी बना के रखना है। तो हमने इस वीडियो में अस्थमा का सारा टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको किस तरह से समझ में आया है, कितना समझ में आया है, उसको कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।